हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थैलेरोसिस के बारे में कि ये किन कारणों से यह रोग हमारे पशु में उत्पन्न होता है, क्या कारण होते हैं हमारे पशु में यह रोग उत्पन्न होने के, या फिर इसका ट्रीटमेंट हम या डायग्नोस किस प्रकार से कर सकते हैं और इस रोग में हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए, और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और साथ ही में कल हमारे चैनल ने जो है 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। हमारी जो फैमिली है मुख्तियार पेट केयर की वो 20,000 मेंबर्स की हो गई है। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं थैलेरोसिस के बारे में कि यह रोग किन कारणों से हमारे पशु को होता है, क्या इसमें लक्षण दिखाई देते हैं और इसका इलाज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बारे में जानने से पहले इस रोग के बारे में जानते हैं। तो यह रोग जो है मुख्य रूप से बछड़े, बछड़ियों और गायों में पाया जाने वाला एक रोग है, जिसमें पशु को तेज फीवर हो जाता है। फीवर जो है पशु को 104 से 105 या 107 डिग्री तक हो सकता है, हाई फीवर होता है। और पशु को एनीमिया हो जाता है, मीन्स पशु को खून की कमी हो जाती है। और पशु में खून की कमी आ जाने के कारण पशु की जो लिम्फ ग्रंथियां हैं उसमें भी सूजन आती है और पशु में कमजोरी हो जाती है। हमारा पशु काफ़ी दुबला पतला हो जाता है और पशु की जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें सोजस पैदा होती है, स्वेलिंग होती है लिम्फ नोड्स में। और साथ में पशु कमज़ोर होने के कारण दुबला पतला होता है और उससे चलने या फिरने में या खड़े रहने में तकलीफ महसूस होती है। वो खड़ा रहने में तकलीफ महसूस करता है तो ज़्यादातर जो पशु है वो ज़मीन पर बैठा रहता है। ऐसी स्थिति में जब हमारे पशु को थैलेरोसिस जो है अपनी चपेट में ले लेता है, इस रोग में मृत्यु दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक बार जो पशु थैलेरोसिस की चपेट में आ जाता है उसमें बहुत कम पशु हैं जो बच पाते हैं, ज़्यादातर पशु जो है मौत की मुंह में चले जाते हैं। थैलेरोसिस जो रोग है वो बछड़े बछड़ियों में अधिक होता है और यह रोग बदेसी नस्ल, जिसे हम क्रॉस ब्रीड या फिर संकर नस्ल की गाय बोलते हैं, ऐसी नस्लों में ज़्यादा पाया जाता है। हमारे जो देसी नस्ल की गाय हैं उनमें बहुत कम देखने को मिलता है थैलेरोसिस। तो देसी नस्ल के जो बछड़े या बछड़ी हैं या फिर जंग एनिमल है उनमें देखने को मिलता है। जितना भी आपको केस मिलेंगे वो जंग एनिमल्स में मिलेंगे थैलेरोसिस के। अगर आपको देसी नस्ल के पशुओं में देखने को मिलता है, ज़्यादातर ये रोग जो है वो देसी नस्ल या क्रॉस ब्रीड के पशुओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। और साथ में थैलेरोसिस जो है उन स्थानों पर ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर चीचड़ मीन्स टिक्स जो है उनकी संख्या अधिक होती है। मीन्स जहाँ पर आपके पशु पे शरीर पर ज़्यादातर चीचड़ हैं या फिर उनके टिक्स हैं या उनकी रहने की जगह पर ज़्यादातर टिक्स रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में थैलेरोसिस होने के चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके पशु की बॉडीज़ पर काफ़ी ज़्यादा टिक्स हैं तो उसके वजह से थैलेरोसिस जो है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और थैलेरोसिस की संभावनाएं तब भी बढ़ती हैं क्योंकि गर्मी में जो चीचड़ हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है या फिर चीचड़ जो हैं अधिक बढ़ जाते हैं। इसलिए यह रोग सर्दी के मुकाबले जो है गर्मी के मौसम में अधिक फैलता है और यह रोग इसी टिक्स के द्वारा फैलाया जाता है। थैलेरोसिस रोग जो है गर्मी के मौसम में ज़्यादा फैलता है सर्दी के मौसम के बजाय। तो भारत में थैलेरोसिस रोग जो है कैटल में थैलेरिया एनोलिटा प्रोटोजुआ और सीप में टी ओबेस और बकरी में जो है टी हिर्सी परजीवी की वजह से फैलाया जाता है। थैलेरोसिस रोग जो है ब्लड में रहने से जहाँ पर ये परजीवी जो है संख्या में बाधा नहीं करते, जबकि वेसिसिस में क्या होता है परजीवी जो है संख्या में बाधा करते रहते हैं। और ब्लड में पाया जाने वाला जो है थैलेरिया प्रोटोजोआ जो है गोल अंडाकार या फिर कोमा या फिर अंगूठी की तरह जो है शेप में रहता है। यह परजीवी आरबीसी के अलावा डब्ल्यूबीसी मोनोसाइटिस या फिर लिफोसाइटिस में पाए जाते हैं, जिन्हें हम कोच ब्लू बॉडीज कहते हैं। और यह रोग जो है ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में या फिर बरसात के दिनों में अधिक होता है, क्योंकि ऐसे दिनों में गर्मी के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में टिक्स जो हैं या चीचड़ जो हैं वो अधिक तेज़ी से फैलते हैं। और जो है मुख्य रोग जो है मुख्य रूप से हायोलुमा और रिप्लेसिसा प्रजाति के टिक्स के द्वारा फैलाया जाता है। रोगी पशु के शरीर में थैलेरिया प्रोटोजोआ है जब ब्लड में होता है उस समय टिक्स के काटने के द्वारा जब हमारे पशु को कोई अफेक्टेड टिक्स काटता है तो खून चूसते समय ब्लड जो है वो जीवी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और वही जब जो अफेक्टेड टिक्स है जिसके शरीर में ये परजीवी जो है थैलेरिया प्रोटोजोआ जो है प्रवेश कर चुका है, अगर वही अफेक्टेड टिक्स हमारे स्वस्थ पशु को काट लेता है तो रोगी पशु को काटे हुए अफेक्ट टिक्स के कारण हमारे स्वस्थ पशु को जो थैलेरोसिस जो है अपनी चपेट में ले लेता है। तो अगर अफेक्टेड टिक्स जो है आपके रोगी पशु को काटता है और उस रोगी पशु को काटकर वो स्वस्थ पशु को काट लेता है तो इस कारण से आपके पशु को स्वस्थ पशुओं को भी थैलेरोसिस जो है होने लगता है।
है, तो इस प्रकार से थैलेरोसिस रोग जो है वो फैलने लगता है। अब बात करते हैं सिम्पटम्स के बारे में कि क्या सिम्पटम्स या लक्षण हमें दिखाई देते हैं इस रोग में। तो सबसे पहले पशु को तेज बुखार होता है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा तेज फीवर होता है हमारे पशु को, जो 104 डिग्री से लेकर 107 डिग्री तक हो सकता है। और यह जो फीवर जो है वो कई दिनों तक रह सकता है, मीन्स 2 दिन से लेकर 5 दिन तक हमारे पशु को फीवर हो सकता है। फीवर जो है काफ़ी लंबा चलता है। साथ में पशु की जो सुपरफिशियल लिम्फ ग्लैंड है उनमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग पैदा होती है। लिम्फ नोड जो होती है वहाँ पर स्वेलिंग होना थैलेरोसिस का एक मेन सिम्पटम्स है। ये मुख्य रूप का लक्षण है। अगर आपके पशु के लिम्फ नोड्स पर सूजन पैदा होती है तो पशु को थैलेरोसिस जो है अपनी चपेट में ले चुका है। साथ में पशु की आंखों में तेज आंसू गिरने लगते हैं, पशु की आंखों से पानी बहने लगता है, काफ़ी ज़्यादा आंसू गिराता है पशु अपनी आंखों से। साथ में पशु की लार जो है वो भी अधिक होने लगती है, मीन्स पशु जो है अधिक लार गिराने लगता है। और पशु की आंखों की जो झिल्ली है उसमें भी सूजन पैदा होती है, मीन्स पशु की जो झिल्ली है आंखों के बीच का हिस्सा जो है वो बाहर को आने लगता है। तो इस प्रकार से हम थैलेरोसिस का जो है रोग की पहचान कर सकते हैं, यह लक्षण है। साथ में पशु को सांस लेने में तकलीफ पैदा होती है, पशु हमारा हाँफने लगता है और श्वास गति जो है पशु की काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। थैलेरोसिस के केस में पशु को खांसी भी रह सकती है, या फिर पशु के नाक से जो है डिस्चार्ज हो सकता है, हिंटिस जिसको हम जुकाम बोलते हैं, पशु के नाक से डिस्चार्ज भी हो सकता है। पशु काफ़ी हद तक वीकनेस आ जाती है, पशु में काफ़ी हद तक कमजोरी आ जाती है, हमारा पशु दुबला पतला हो जाता है। और साथ में कमजोरी की वजह से हमारे पशु को चलने फिरने या फिर खड़ा रहने में तकलीफ महसूस होती है, वो ज़्यादातर खड़ा नहीं रह पाता है, वो ज़्यादा समय जो है ज़मीन पर लेटे रहता है या फिर बैठे रहता है, उसे चलने में भी मुश्किल पैदा होती है। साथ में पशु का सूखा या आध सूखा जो गोबर है, अगर पशु जो गोबर है वो या तो सूखा कर रहा है या फिर आध सूखा जो गोबर कर रहा है, ये भी एक मेन सिम्पटम है थैलेरोसिस का। अगर गोबर के साथ खून आ रहा है तो आपके पशु को थैलेरोसिस जो है अपनी चपेट में ले चुका है। पशु को एनीमिया हो जाता है और खून की कमी हो जाने के कारण पशु की म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो हल्की पीली या फिर सफ़ेद होने लगती है। पशु के मूत्र का जो रंग है वो सामान्य रहता है, मीन्स ये मूत्र के कलर में कोई भी फर्क नहीं आता है। और थैलेरोसिस में जो बछड़े होते हैं, छोटे पशु हैं, उनकी आंखें सूजकर जो हैं वो बाहर की तरफ आ जाती हैं। अब बात करते हैं डायग्नोज के बारे में कि हम किस प्रकार से डायग्नोज कर सकते हैं अपने पशु का। तो सबसे पहले आप सिम्पटम्स के आधार पर डायग्नोज कर सकते हैं। अगर आपके पशु के लिम्फ ग्लैंड में सूजन है तो आप अपने पशु का डायग्नोज कर सकते हैं कि आपके पशु को थैलेरोसिस है। इसके बाद आप जो है गोबर सूखा या अधसूखा है इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो हल्का पीला है या फिर सफ़ेद है, इस प्रकार से भी आप डायग्नोज कर सकते हैं अपने पशु का कि अगर आपके पशु को थैलेरोसिस जो है अपनी चपेट में ले चुका है तो आपको इस प्रकार के लक्षण जो हैं नज़र आएंगे और आप इन लक्षणों की वजह से जो है अपने पशु का डायग्नोज कर सकते हैं। साथ में आप ब्लड एग्जाम करवा सकते हैं या फिर लिम्फ नोड का जो एग्ज़ाम है वो करवा सकते हैं। उसमें अगर थैलेरिया प्रोटोजोआ मिलता है तो आपके पशु को थैलेरोसिस जो है अपनी चपेट में ले चुका है। साथ में ब्लड पिक्चर जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, अगर आपके पशु में खून की कमी है या फिर आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल काउंट जो है उसका गिर चुका है, या फिर प्लेटलेट काउंट जो है वो गिर चुका है, या फिर होमोग्लोबिन की उसकी में कमी आ चुकी है, तो इस प्रकार से आप ब्लड पिक्चर से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पशु को थैलेरोसिस जो है अपनी चपेट में ले चुका है। तो इसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि हम अपने पशु का किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि अगर हमारे पशु को थैलेरोसिस जो रोग है अपनी चपेट में ले लेता है तो हम किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो रोगी पशु का जो रोग की शुरुआती अवस्था में अगर हम इलाज करते हैं तो उस इलाज जो है वो सफल हो पाता है। तो इसके लिए आज सबसे पहले आप एंटीबायोटिक के तौर पे टेरामाइसिन जो है इंजेक्शन आप अपने पशु को लगा सकते हैं। अगर आप टेरामाइसिन जो एलए लगा रहे हैं तो आपको 72 घंटे के भीतर कोई भी इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है और एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर रहे हैं तो आप दिन में 2 बार 20 ml IM रूट से अपने पशु को ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। साथ में बूटालेक्स जो है काफ़ी इफेक्टेड है इस रोग में, थैलेरोसिस में काफ़ी इफेक्टेड ड्रग है, तो आप बूटालेक्स यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो डोज है, अगर आपको बूटालेक्स नहीं मिलती है तो आप जूबियन यूज़ कर सकते हैं। इंटास कंपनी की जूबियन ड्रग आती है, मेडिसिन आती है, इंजेक्शन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो आपने 2.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से IM रूट से देना है और एक बार ही देना है। इसके साथ आप बेरेनिल यूज़ कर सकते हैं। बेरेनिल की जो डोज है वो आपने 0.8 to 1.6 ग्राम पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से देना है और डीप IM रूट से देना है, मीन्स डूंगा मांसपेशीगत आपने इंजेक्शन देना है अपने पशु को। और बेरेनिल भी जो है आपने एक बार ही देना है। अगर आप दोबारा देना चाहते हैं बेरेनिल तो आप 3 से 4 दिन जो है छोड़कर बेरेनिल दें।
तो इसके साथ ही आप अपने पशु में अगर खून की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं। मीन्स आप अपने पशु को जो है खून चढ़वा सकते हैं। साथ में सपोर्टिव थेरेपी के लिए आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन आता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद लिवर एक्सट्रैक्ट, ये यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो अपने 10 ml अपने पशु को देनी है। IM रूट से देनी है, मांसपेशीगत। आपने 10 ml इंजेक्शन दिन में एक बार देना है और 3 दिन लगातार देना है, और उसके बाद आप 1 दिन छोड़ कर दे सकते हैं। साथ में थैलेरियसिस के कंट्रोल के लिए आप समय समय सर जो है पशु के शरीर से टिक्स को जो है मारने के लिए कोई दवाई यूज़ कर सकते हैं, जैसे बिट्राज आती है या फिर टिक टैक आती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पशु के शरीर पर कभी भी टिक्स को ना रहने दें। यही थैलेरियसिस का कंट्रोल है कि अगर आपके पशु के शरीर पर टिक्स नहीं होंगे तो आपको पशु को थैलेरियसिस जो है उसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि थैलेरियसिस जो है टिक्स के द्वारा ही फैलाया जाता है। अगर आपके पशु के शरीर पर टिक्स नहीं होंगे तो आपके पशु को थैलेरियसिस भी नहीं होगा। साथ में इसके लिए अगर आप अपने पशु को थैलेरियसिस से बचाना चाहते हैं तो इसकी एक वैक्सीन आती है, रक्साबैक टी। ये वैक्सीन जो है आप 3 महीने की उम्र में आप अपने जो कटड़े या बछड़ू होते हैं उनको लगवा सकते हैं। 3 महीने की उम्र में आप रक्साबैक टी वैक्सीन जो है उसे लगवा सकते हैं। इस प्रकार से आप थैलेरियसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को, साथ में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी के पशु को थैलेरियसिस की प्रॉब्लम होगी तो इसका ट्रीटमेंट जो है इस प्रकार से कर सकता है और उसको काफ़ी हेल्प होगी। तो आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप ऐसे ही वेटनरी वीडियोस को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसी ही वेटनरी वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ में हमारी वीडियोस को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।